हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज से हम लोग नया सेशन शुरू कर रहे हैं क्लास 11th एंड 12th के बायोलॉजी पोर्शन का, अकॉर्डिंग टू नीट एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। इसी के सीक्वेंस में आज सबसे पहला टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत बच्चों को इस टॉपिक में बहुत सारा डाउट रहता है, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक ले रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। नीट में हमेशा क्वेश्चन इससे रहेगा ही, एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं इस टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बायोमॉलिक्यूल क्या है? बायोमॉलिक्यूल जैसा नाम ही बता रहा है, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर दोज मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल्स। अब ये लिविंग सेल्स कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है बैक्टीरिया, ये हो सकता है प्लांट, और ये हो सकता है एनिमल। कुछ भी हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोमॉलिक्यूल्स सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, उनका एक बेसिक रूल फॉलो होगा। ओके, अब आ रहे हैं कि अगर मुझे एनालिसिस करना है, हाउ टू एनालिसिस। बायोमॉलिक्यूल क्या है ये तो समझ में आ गया, हाउ टू एनालाइज। अगर मुझे ये पता करना है कि एक सेल के अंदर क्या क्या बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसको कैसे करेंगे? तो हम लोग सेल उस ऑर्गेनिज्म को लेंगे जिसके अंदर करना है। जैसे अगर मैं प्लांट में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं लीफ ले लूँगा, या अगर मैं एनिमल में इंटरेस्टेड हूँ तो लीवर सेल्स, लीवर के टिश्यूज़ ले लूँगा, और इनको इंडिविजुअल सेपरेटली मिला के नहीं। अगर प्लांट करना तो सिर्फ लीफ लेना, अगर एनिमल कर रहे हैं तो लीवर लेंगे। या फिर बैक्टीरिया, अगर आप बैक्टीरिया में इंटरेस्टेड, फंजाई अगर फंजाई में इंटरेस्टेड है, तो इनको लेकर आप क्या करेंगे? क्रश कर देंगे। क्रश इन मोटर एंड पेस्टल। और क्रश करने के लिए एक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये सॉल्वेंट होता है एसिडिक इन नेचर, और उसका नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, CCl3COOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या करेगा, अब इसको क्रश करेंगे इसके प्रेजेंस में, तो अब यहाँ पर ये लिक्विड एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, काढ़ा जिसको बोल सकते हैं। फिल्ट्रेट कर लेंगे, किसके थ्रू? फिल्टर कर लेंगे, यानी इसको एक्सट्रैक्ट को लेंगे, और एक हम लोग चीज़ क्लॉथ लेंगे, चीज़ क्लॉथ, और उस चीज़ क्लॉथ के अंदर डालकर इसको स्क्वीज़ कर देंगे। स्क्वीज़ का मतलब है पूरा का पूरा निचोड़ लेना। या तो चीज़ क्लॉथ होगा या तो कॉटन भी हो सकता है, कॉटन। तो जब स्क्वीज़ करेंगे तो कुछ लिक्विड पोर्शन होगा जो फिल्टर होकर बाहर निकलेगा, लिक्विड पोर्शन, और कुछ सॉलिड पोर्शन होंगे। जैसे अगर एक कपड़े के अंदर डालकर स्क्वीज़ करेंगे तो कुछ लिक्विड पोर्शन निकलेगा, और कुछ यहाँ ऊपर में सॉलिड पोर्शन बच जाएगा जो नहीं पास करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, लिक्विड पोर्शन को बोलेंगे हम लोग फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेबल होगा, पास कर जाएगा, और सॉलिड वाला नॉन फिल्ट्रेबल होगा, इसको रिटेंटेट ये बोलेंगे। रिटेंटेट का मतलब जो रिटेन कर जाए, रुक जाए, फंस जाए। अच्छा, ये फिल्ट्रेट डेफिनेटली क्या होगा? एसिड सॉल्युबल, तभी तो ये पास कर रहा है। और ये वाले क्योंकि पास नहीं किए, ये फंस गए, इसका मतलब है कि ये एसिड इनसॉल्युबल होगा। देखिए इस एक ही चीज़ से कैसे ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितना इजी है। अब इन दोनों को सेपरेटली एनालाइज करेंगे कि है क्या, कैसे करते हैं एनालाइज, वो आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। बहुत सारे टेक्निक है कि उसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट रहेंगे, हम लोग सबको अलग सेपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे एक हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए लिख दूँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इससे कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रॉपर्टीज़, चाहे वो मॉलिकुलर वेट हो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो, या पोलर सॉल्वेंट हो, या नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, या चार्ज के बेसिस पे हो। तो किसी भी बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये एक टेक्निक है, ऑल्दो डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो सेपरेट करके हम लोगों ने देखा कि जो एसिड सॉल्युबल है ये लो मॉलिकुलर वेट होंगे। अब डेफिनेटली जो छोटे होंगे वो इजीली सॉल्युबल होंगे, लो मॉलिकुलर वेट। और इस तरह के लो मॉलिकुलर वेट
का कितना इनका मॉलिक्यूलर वेट का रेंज होगा, तो ये होगा 18 से लेकर 800 डाल्टन, ये इनका रेंज होगा। तो जो भी 18 to 800 डाल्टन होंगे वो लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे, एसिड सॉल्युबल होंगे, और इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स या माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो अब इनके दो कैटेगरी, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, या फिर माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, स्मॉल साइज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या जब हम लोग ने एनालिसिस किया तो आया, तो इसके अंदर आया पहला, इनके अंदर आए एमाइनो एसिड, दूसरा मोनोसेक्राइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और चौथा यहाँ पर फैटी एसिड। ये ठीक है, ये 4 कंपोनेंट यहाँ पर आएंगे माइक्रोमॉलिक्यूल्स के ऊपर। अच्छा, अब अगर हम लोग नॉन फिल्ट्रेट, रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल को बात करें, इसकी एनालिसिस करें पेपर क्रोमेटोग्राफी से, तो इनका मॉलिक्यूल, इनका लार्ज साइज है, तभी तो इनसॉल्युबल होंगे। और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो आया वो आया ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 18 to 800 डाल्टन, यहाँ पर है ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। और इसके अंदर और इसीलिए इनका नाम पड़ गया मैक्रो बायोमॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल। तो मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज साइज। अब इसके एग्जाम्पल आएंगे, देखिए एमाइनो एसिड माइक्रोमॉलिक्यूल से, तो यही जब पॉलीमराइज करेगा तो ये बना देगा प्रोटीन, और ये इनका साइज बहुत बड़ा होगा, इनको कहेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में एमाइनो एसिड पॉलीमराइज करके वो बनाए प्रोटीन। इसी तरीके से मोनोसेक्राइड माइक्रोमॉलिक्यूल्स जब ये पॉलीमराइज करके बनाएंगे तो ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होगा मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे डीएनए या आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कंबाइन करके हम लोग न्यूक्लिक एसिड लिख सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फैटी एसिड आपस में कंबाइन करेंगे और ये ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, लिपिड। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पे डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नीट में बहुत बार आया हुआ है, स्टार मार्क करके दिखा रहा हूँ, कि जो लिपिड है, लिपिड ऑल्दो है कहाँ, मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है एसिड में, ये एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन इनका साइज, लिपिड का साइज 10,000 से छोटा होता है। आइडियली होना चाहिए था 10,000, लेकिन ये छोटे होते हैं 10,000 से। इनका लिपिड साइज जो है वो 800 डाल्टन है, या कह सकते हो लेस देन 10,000 डाल्टन है। तो 10,000 डाल्टन हो गया, तो ये तो 800 की कैटेगरी में 800, तो ये तो आना चाहिए था माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में। लेकिन इनको रखा कहाँ गया है, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में। वो क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन एसिड है। क्योंकि ये इनकी पोलरिटी क्या होती है, ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो। तो एसिड यहाँ पर पोलर है, ये पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें ये सॉल्युबल नहीं होते। इसलिए स्मॉल साइज होते हुए भी ये इनसॉल्युबल होने की वजह से मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये एक्सेप्शन बहुत बार नीट में पूछा हुआ है कि लिपिड मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनसॉल्युबल इन एसिड होने की वजह से इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। होप सो ये क्लियर है। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, या तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव्स हों। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने ये समझा कि एक तो ये होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये बने होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो तरीके का, एक हो सकता है माइक्रो मॉलिक्यूल जिसको हम लोग ने देखा, और एक हो सकता है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब आ रहे हैं दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर जिसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कैसे डिफरेंस है, इनऑर्गेनिक को आइसोलेट करने के लिए हम लोग को सेल को
या लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले क्या करना होगा, ड्राई करना होगा। ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ड्राई करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। तो अब जो ड्राई फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं ड्राई वेट। अब ये ड्राई वेट में दोनों तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, यहाँ ऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाले को कैसे किया हम लोगों ने, इसको किया TCA से प्रेसिपिटेशन, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और इनऑर्गेनिक को कैसे करेंगे, यहाँ पर ये कंपोनेंट को लेंगे और इस वाले ड्राई वेट को, ऑर्गेनिक को हटाना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बर्न आउट कर देंगे, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में जब बर्न आउट करेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 वाटर बनाएंगे, CO2 और वाटर, और ये सब एवोपरेट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट सारा का सारा लॉस हो गया इन फॉर्म ऑफ CO2 और H2O। तो बचा क्या, बचा यहाँ पर सिर्फ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इंटैक्ट रहेगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिमेन इंटैक्ट इवन आफ्टर बर्निंग, बर्निंग करने के बाद भी इंटैक्ट रहेगा। तो अब यहाँ पर इसको एनालिसिस करेंगे, तो ये जो बर्न आउट करने के बाद में क्या बचेगा, ऐश। ऐश का मतलब है राख, ठीक है। जो बर्न आउट करने के बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो हट गए, तो बचा क्या, सिर्फ इनऑर्गेनिक, उसको बोलेंगे ऐश। और इसको एनालिसिस करेंगे, तो इसमें एनालिसिस किया तो हम लोग को मिला इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। होप सो ये समझा। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को TCA ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से सेपरेट किया, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम लोग ने ऐश जो बर्न आउट करने के बाद में बॉडी से मिला उससे सेपरेट किया, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये तो बना होगा एलिमेंट से, कि मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे TCA से निकाला चाहे ऐश से निकाला, ये बने होंगे एलिमेंट से। ये एलिमेंट चाहे मिनरल से आया हो या नॉन मिनरल से आया हो। मिनरल्स वो होंगे जो कि इनका सोर्स अर्थ क्रस्ट हो, जो कि फर्दर वेदरिंग करके क्या बनाएंगे, सॉइल। तो या तो सॉइल से आए या तो अर्थ क्रस्ट से आए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम के, सोडियम, ये सारे, क्लोरीन, तो ये सारे यहाँ पर अर्थ क्रस्ट से आएंगे। तो नॉन मिनरल क्या होंगे, नॉन मिनरल वो होगा जिनका सोर्स एयर हो या तो वाटर हो, एयर या वाटर। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से O आ गया, कार्बन, या फिर H2O ब्रेक किया तो H एंड O, ये तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों आते हैं एयर या वाटर से, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन मिनरल। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के पार्ट होंगे। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि ये हमारे बॉडी में और अर्थ क्रस्ट में, सॉइल में कितना वेरी करता है, क्योंकि ये तो हमारे बॉडी में भी रहेगा, ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और या तो अर्थ क्रस्ट में। तो ये जो एलिमेंट, अब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एलिमेंट का। तो एलिमेंट जो होते हैं, चाहे वो मिनरल हो चाहे नॉन मिनरल हो, इसमें देखा गया है कार्बन, ये ह्यूमन के केस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि कार्बन और हाइड्रोजन इनका परसेंटेज मैक्सिमम होता है, वाइल अर्थ क्रस्ट में कार्बन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम होता है। तो ये एक डिफरेंस समझना है। ऑल्दो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जगह होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा परसेंटेज वाइज में वो लिविंग में, और अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम होगा। तो यहाँ ज़्यादा किसका होगा, यहाँ सिलिकॉन का ज़्यादा होगा। दिस इज़ द वे टू आइडेंटिफाई। अगर सिलिकॉन का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में या मटेरियल में ज़्यादा है, इसका मतलब वो अर्थ क्रस्ट से आ रहा है, नॉन लिविंग है, यहाँ नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग। और अगर वहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इनके परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो आ गए लिविंग के, वो लिविंग सेल्स के होंगे। और ये नॉन लिविंग का क्या कैरेक्टर है, वहाँ सिलिकॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद में
कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। होप सो ये क्लियर है। ठीक है, ये समझा। अब एक चीज़ लास्ट करके आज की क्लास ख़त्म कर रहे हैं कि कोई भी सेल में जब क्रश करेंगे तो इसमें बायोमॉलिक्यूल का परसेंटेज किसका सबसे मैक्सिमम होगा। अब बायोमॉलिक्यूल की तो हम लोग देख रहे हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा का कॉन्सेंट्रेशन होगा। एक सेल जैसे उसको क्रश किया तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो मिलेगा वो वाटर मिलेगा, याद रखना है। ऑल्दो वाटर इज़ नॉट ए बायोमॉलिक्यूल, ये केमिकल मॉलिक्यूल है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ये वाटर का ही होगा। कितना? 70-90%। और उसके बाद में सेकेंड मोस्ट आएगा प्रोटीन, कितना? 10-15%। और उसके बाद आएगा न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों आएंगे। और आरएनए में भी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, आगे देखेंगे क्या होता है ये सब। तो ये इसके परसेंटेज कितने? तो इसके परसेंटेज है 5-7%। और न्यूक्लिक एसिड के बाद में आएगा कार्बोहाइड्रेट जिसके परसेंटेज ऑलमोस्ट 3%। और उसके बाद आएगा लिपिड ऑलमोस्ट 2%। और सबसे लास्ट में आयंस जिसका परसेंटेज होगा 1%। तो आयन में आ गया जैसे सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट या मैग्नीशियम, ये सारे आयंस का क्या। तो सबसे ज़्यादा वाटर, उसके बाद प्रोटीन। बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन से स्टार्ट होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आज के सेशन में हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, उसके क्या क्या कैटेगरीज होते हैं, उनको कैसे आइसोलेट करते हैं उनको, और उसके बाद मिनरल्स में क्या पार्ट होता है, इनके मेजर कंपोजिशन क्या होते हैं, ये समझा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन से। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रोटीन्स, परसेंटेज वाइज जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले परसेंटेज में प्रोटीन देखेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट एंड देन लिपिड करके क्लास खत्म करेंगे हम लोग ये टॉपिक को। चलिए, आज के वीडियो में बस इतने ही तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और कुछ कमेंट है इससे रिलेटेड, कुछ डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।